सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव आपके पास आना चाहेंगे। शांत प्रकाश जाटव, दक्षिण भारत पर अचानक मेहरबानी क्यों? हालांकि आप ये कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री है इसलिए जा रहे हैं, जाना चाहिए, लेकिन 4 जनवरी को वो तमिलनाडु भी जाते हैं, लक्षद्वीप भी जाते हैं और केरला में 2 दिवसीय यात्रा पर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए सवाल पूछे जाने लाजमी हो जाते हैं और उसमें वो भी तब जब वो शादी समारोह में भी शामिल होते हैं। अनम्यूट कर लें सर अनम्यूट कर लें। अच्छा, ये जी बोलिए। अब हुआ? हाँ, आ रही आवाज जी। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का काम करने का एक तरीका है। वो किसी भी समय कहीं पर भी जाना उसको जाया नहीं करते। वो हर मौके को देश की जनता के लिए समर्पित करते हैं। आज जिस तरीके से वो एक विवाह समारोह में गए, उसके साथ साथ उन्होंने अन्य सरकारी कार्यक्रम भी कर डाले ताकि जिससे कि वहां की जनता को जो लाभ है वो भी मिल सके। तो बहुत क्लियर है कि उनका हर पल जो है वो देश के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। यहाँ पर बात करें कि अचानक ऐसे जाना क्यों पड़ा, या आपने अपने प्रश्न में स्वयं कहा कि प्रधानमंत्री हैं, उनको हर जगह जाना और वहां के डेवलपमेंट के लिए जो घोषणाएं हैं करना, उसको स्वाभाविक बात है, वो करना भी है, उसके लिए वहां जाना भी है। अब बात का है कि वहां पर संगठनात्मक दृष्टि से क्या डेवलपमेंट है, तो मैं आपको बेहिचक एक बात कहूंगा कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सही मायने में जो संगठन का जो ढांचा है वो विस्तार नहीं है। मैं भी कई चक्कर जो है मैं दक्षिण भारत के हुए मेरे भी, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो संगठन की जो संरचना है उसमें अभी कमी है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां पे दौरे हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वहां पर संगठन का ढांचा भी तैयार होगा और के बीच में एक अच्छा भरोसा भी जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो दक्षिण भारत की जो सीटें हैं उसमें हम लोग इस बार अच्छा कर पाएंगे ताकि हमें उसका लोकसभा में बेनिफिट भी मिल पाए। और वहां की जो संगठन जो हम वहां पर स्ट्रक्चर जो तैयार होगा उससे डेफिनेटली आने वाले समय में हम विधानसभाओं में भी अच्छा बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। और देश है, देश में सभी चुनावी प्रक्रियाएं हैं, हमें सबको उसमें भागीदारी भी देनी चाहिए और सक्रिय भी रहना चाहिए। तो ये एक अच्छा निर्णय है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। वहां की जनता प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद करती है, मगर संगठनात्मक स्ट्रक्चर बहुत बेहतर न होने के कारण से उसका परिणाम जो है वो जमीन पर नहीं आ पा रहा है। आने वाले दिनों में हम बेहतर कर पाएंगे। लेकिन शांत प्रकाश जाटव, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल जाते हैं तो गल्फ कंट्रीज का जिक्र करते हैं। आखिर क्यों? दूसरे राज्यों में तो गल्फ कंट्रीज के साथ जो रिश्ते बढ़े हैं उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन केरल में करते हैं। आखिर क्यों करते हैं वहां जाकर के? देखिए, केरल जो है देश का 100% लिटरेट स्टेट है। वहां पर सबसे ज्यादा वहां के जो नागरिक हैं वो पढ़े लिखे हैं, 100% पढ़े लिखे हैं। और 100% पढ़े लिखे होने के कारण से उनका ज्यादातर जो कमाई का जरिया है वो नौकरी है। वहां पर व्यापार की दृष्टि से केरल जो है काफी पिछड़ा हुआ है, मगर एजुकेशन के कारण से नौकरी, और वो नौकरी के लिए वो देश के तमाम राज्यों में भी जाते हैं और देश के बाहर जो दूसरी कंट्री है वहां पे भी जाना उनको पड़ता है। और उसमें ज्यादातर जो गल्फ के नजदीक होने के कारण से उनका जो मूवमेंट है वो गल्फ कंट्रीज में ज्यादा रहता है। और एक बार ये शुरू हो जाने के कारण से मूवमेंट, वो गल्फ में वो लोग जो है ज्यादा उनकी मूवमेंट रहती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस कंट्री में हमारे नागरिक नौकरी के लिए जाएंगे तो प्रधानमंत्री और वहां की सरकार उसकी जिम्मेवारी रहती है कि उस कंट्री के साथ में वातावरण और
जो वहाँ का सौहार्द है वो बेहतर रहे, ताकि वहाँ पे हमारे नागरिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई और किसी तरीके की वो दिक्कत ना पेश आए। चलिए ठीक है। ये श्याम प्रकाश जाटव क्या कहेंगे, आखिर केरला में क्यों नहीं आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं? जैसा कि रूबी मिर्जा ने कहा और सुधीर सक्सेना ने भी इस बात का जिक्र किया कि चूंकि एजुकेशन वहां बहुत ज्यादा है, लिटरेसी बहुत ज्यादा, आपने भी इस बात को माना कि 100% लिटरेसी है, इसलिए वहां अगर कोई इस तरह की राजनीति की जाए जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते को आगे बढ़ाया जाए तो वहां के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। क्या ये वजह है या कुछ और भी वजह है जो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं केरला में? देखिए, मैंने बताया ना कि वहां पर अभी हमारा जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं है, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल ही स्टैब्लिश नहीं है, और इस चीज को हम स्वीकार भी करते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसके बाद ही हम उसके परिणाम निकाल पाएंगे। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के कारण से, तो मैं समझता हूँ कि पीएफआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन वो भी केरल में ही पुष्ट हो रहा है। तो केवल ये एजुकेशन के नाम पर ही ऐसे बात कह देना कि वहां पर सांप्रदायिकता या अन्य चीजें नहीं हो रही, ये चीजें भी जो है ना वहां पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। मगर उसके विषय में ज्यादा गंभीरता से जाने की जगह मैं समझता हूँ कि इस वक्त में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से वहां पर तमाम वहां की जनता के लिए योजनाएं उनको जमीनी स्तर पर पहुंचा रहे हैं, कमिटमेंट्स हैं, 100% डिलीवरी है, और डेवलपमेंट के काम चूंकि खाली भारत केवल अन्य प्रदेशों में नहीं वहां पर भी हो रहे हैं, उसका भी जिक्र करना, ये सब चीजों की चर्चा जो है वहां पर वो हो रही है। बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता है श्याम प्रकाश जाटव, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं और आपकी तरफ से यह दावा किया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है ये, राजनीतिक पार्टी की अगर बात की जाए, आपके इतने ज्यादा कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं और इससे जुड़े हुए लोग हैं, बावजूद इसके आप ये कह रहे हैं कि केरल में आपका संगठन कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता? अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो तमाम हमारे वर्कर्स जो है वहां पर उनको अपनी जान से भी, वहां पर जिस तरीके से वामपंथी स्ट्रक्चर वहां पर स्टैब्लिश है, तो जान से भी मारा गया लोगों को। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो हमारे कार्यकर्ता है उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो बहुत वहां पर जो है माहौल मुफीद नहीं रहा है। मगर अब वहां पर चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र में सरकार हमारी है, उसका भी एक वहां पर निगाह है, तो मैं समझता हूँ कि सब चीजें ठीक होंगी। और वहां पर वर्कर्स को काम करने में जिस तरीके से एक प्रेशर रहता था वहां के लोकल पॉलिटिक्स का, उससे भी उनको जो है निजात मिलेगी और वो स्वच्छंद होकर के वहां पर काम कर पाएंगे। नहीं तो दो वजह आपने बता दी। एक वजह आपने बता दी कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और वहां हिंसा होती है जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें होती हैं वर्कर्स को। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संगठन भी हमारा मजबूत नहीं है। तो कोई एक लाइन बताए ना, तो दोनों लाइन हो गई, अलग अलग लाइनें हो गई दोनों। मैंने बताया ना कि वहां की जो वामपंथी, सवाल सुन ले, जो लोग सुन रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, या खास करके जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे, उनके अंदर तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी कि आखिर वजह क्या है, कौन सी वजह को माना जाए? भाजपा की भ्रम की स्थिति नहीं है। केरल में अगर आप पिछले तमाम वर्षों का अगर इतिहास पर निगाह डालें तो वहां पर कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, वहां का जो वामपंथी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको बहुत बुरी तरह झेलना पड़ा है और उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। तमाम ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है जो वहां पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। तो ये सब चीजें जो है पिछले दिनों काफी समय से चलती आ रही हैं और यही कारण है कि वहां पर कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, वो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता के साथ में काम नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि हमारी गवर्नमेंट केंद्र में है, हम सब चीजों पर नजर रख रहे हैं। सर मैं रोकूंगा आपको, रोकना चाहता हूं आपको। आपने आरएसएस का भी जिक्र किया और भाजपा का भी जिक्र किया, तो भाजपा और आरएसएस
दोनों एक साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं? कहा यह जाता है कि आरएसएस अलग है, भाजपा अलग है, और भाजपा के वर्कर वहां काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका आप जिक्र कर रहे हैं तो ये बात तो समझ में आती है। आरएसएस के वर्कर वहां काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन दोनों ही वर्कर्स को वहां पर वामपंथी विचार के जो एक्टिविटीज है, एक्टिविस्ट जो है, वो उनको दोनों को ही खतरे में डालते हैं, दोनों पर ही हमला करते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक है। इन दोनों वर्कर्स के ऊपर वहां की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो उनके ऊपर हमला करता रहा है और जानलेवा हमला करता रहा है। इस कारण से मैंने कहा कि इन दोनों को ही वहां की जो खराब लॉ एंड ऑर्डर का खामियाजा भुगतना पड़ा है और इस वजह से इन दोनों को वहां पर काम करने में परेशानियां हो रही हैं। तमिलनाडु का अगर जिक्र करें, थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं, चूंकि दक्षिण भारत का हम जिक्र कर रहे हैं, दक्षिण भारत की हम चर्चा कर रहे हैं, तमिलनाडु का जिक्र करें। तमिलनाडु में भी आप कमजोर हैं, हालांकि आपने गठबंधन किया था, वो गठबंधन भी टूट गया। जो AIADMK के साथ आपका गठबंधन था, वो गठबंधन भी आपका टूट गया है, वहां नहीं है। आपने 4 विधानसभा सीटों पर जीत भी दर्ज की थी 2021 के विधानसभा चुनाव में, तो वहां भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। तेलंगाना में हालांकि आपने 1 से 8 सीटें बढ़ाई, लेकिन जो वैक्यूम था, जो खालीपन था, उसे आप नहीं भर पाए वहां, और कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो जो दक्षिण के राज्य हैं उसमें आपका प्रदर्शन इतना फीका क्यों रहता? चलिए केरला से थोड़ा सा बाहर हट करके अगर इन राज्यों की बात करें, वहां के बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने कहा कि दक्षिण भारत में हमारा जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो है वो अन्य राज्यों से के तुलना में काफी कम है और उसको सुधारने की चूंकि अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में ये जो आप बात कह रहे हैं ये नहीं रहने वाली। आप देखना वहां पे बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे और हम जिस स्थिति में है उससे 100 टाइम्स जो है बेहतर स्थिति में आएंगे। सुधीर सक्सेना, आपने प्रकाश जाटव, चुके वक्त हमारे पास नहीं है, छोटा सा जवाब चाहूंगा, आखिरी टिप्पणी आप से लेना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि केरल की बात कर लें या कर्नाटक की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, आंध्र प्रदेश में चुनाव भी होने, विधानसभा के चुनाव होने, देखा आपने कि जो वाइस शर्मिला है वो कांग्रेस में शामिल हो गई। जगनमोहन रेड्डी की वो छोटी बहन है। जगनमोहन रेड्डी ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, यानी केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, उसको सपोर्ट किया है। कई बिल ऐसे आए जिसको लेकर के चर्चाएं हुई और उन्होंने समर्थन दिया। तो आप क्या गठबंधन के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खास करके जो दक्षिण भारत के राज्य हैं? और एक छोटा सा सवाल इसमें और जोड़ूंगा, छोटा छोटा जवाब दे देंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर भारत में चुनावी सभा को या किसी भी सभा को संबोधित करते हैं तो उनकी जो भाषा होती है, उनका जो वक्तव्य होता है, बिल्कुल अलग होता है, लेकिन साउथ में जाकर के वो बदल जाता है। जैसा कि अभी हमने जिक्र भी किया और आपने भी सुना है, उन्होंने गल्फ कंट्रीज का नाम लिया, उससे संबंधित बातें करी, उन्होंने उसके रिश्ते की बात करी, उन्होंने केरला में पहुंच करके। लेकिन जब यही नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। तो ये फर्क क्यों रहता है? शांत प्रकाश, संक्षेप में। देखिए, मैंने पिछले उसमें भी कहा आपको कि दक्षिण भारत के ज्यादातर लोग जो है खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वहां के नागरिकों के बीच में वही की बात कही जाएगी। मैं समझता हूँ कि शेष भारत से तो लोग जो है खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा नहीं जाते, मगर चूंकि बतौर प्रधानमंत्री वो सभी खाड़ी देशों के सभी देशों जो मुल्क हैं उनके साथ में एक सौहार्दपूर्ण रिलेशन बनाए हुए हैं, और जो लोग उन कंट्रीज में ज्यादातर जा रहे हैं उनके बीच में ये डायलॉग बोलना उसकी जरूरत रहती है, इस वजह से वो वहां पर बोल रहे हैं। और उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई पर्टिकुलर कि भाई वहां पर क्यों नहीं बोलते, ये विषय नहीं निकल करके आता। ये क्यों ना माने शांत प्रकाश जाटव की जो जरूरत होती है, आपने खुद कहा कि जरूरत होती है, तो क्या ये जरूरत चुनावी जरूरत है, उसके हिसाब से भाषण दिए जाते हैं? मैं अगर आपके घर में आऊंगा तो आपकी जैसी बात करूंगा ना, ठीक इसी तरीके से मोदी जी ने वहां की जो स्टेट है उनके लिए जिस प्रकार के कार्य किए हैं दूसरे मुल्कों के साथ में, तो उसका चर्चा, उसका जिक्र तो वहां जाकर के ही करेंगे। अब इसमें चुनाव तो वर्ष भर चलते हैं,
जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि हम पॉलिटिशियन हैं, हर जुबान पर हर शब्द जो है वो पॉलिटिक्स के साथ में उतरता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जाकर के वो बात कर रहे हैं तो उसका लोगों को इस चीज का इल्म होना और हमें पॉलिटिकल बेनिफिट मिलना, हम दोनों चीजों को देखते हैं। तो वहां की जनता को बताना कि हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, बेहतर परिणाम दे रहे हैं और आप भी हमें ध्यान में रखें आगे, ताकि और बेहतर परिणाम आपको मिल सके। चलिए ठीक है। रूबी मिर्जा, आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, आप क्या कहना चाहें, कैसे काउंटर करेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए, उन्होंने